हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आप सभी लोगों के समझ 25 क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा और इन क्वेश्चनों को मैं बारी बारी से सॉल्व भी करूंगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आप सभी लोगों ने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पटना शैली थी जो कि बिहार की राजधानी पटना में पनपी थी, जन्म ली थी। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया गया है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं: नीली स्याही, कजली स्याही, लाल स्याही या हरी स्याही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पटना शैली में जो चित्रों की प्रविधि होती थी वो कजली स्याही में हमें देखने को मिलती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अबरक व हाथी दांत पर किन रंगों का प्रयोग हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि अबरक और हाथी दांत ये कलाकारों का क्या होता था, फलक होता था और इस पे कलाकार क्या होते थे कि अपने उल्लेखनीय चित्र को भी निर्मित करते थे। तो अबरक और हाथी दांत पर किन रंगों का प्रयोग होता था, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। खनिज रंगों से कलाकारों ने अबरक और हाथी दांत पर अंकन किया था, जो कि आप सभी लोग पटना शैली में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्री ईवी हैवेल ने भारतीय कला के पुनरुत्थान का बीड़ा उठाया। इस क्षेत्र में उनको किसका सहयोग मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ईवी हैवेल थे जो कि कलकत्ता स्कूल में गए थे और यहाँ पर जाने के बाद जिनको से प्रभावित हुए थे, जिन कलाकृतियों से, वो हमारी भारतीय कला थी और इसको पुनः जीवित करने में ईवी हैवेल का बहुत बड़ा योगदान माना था। और इसमें जिन्होंने साथ दिया था वो भारत के प्रसिद्ध कलाकार जो थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट। जो मुगल शैली थी उस शैली के पतन के बाद जिस शैली का जन्म हुआ है आप सभी लोग जानते हैं कि वो ऑप्शन में आप सभी लोगों को समझ दिया गया है: पुनरुत्थान शैली, बाजार शैली, कंपनी शैली या इनमें से कोई नहीं। तो मुगल शैली के पतन के बाद जिस शैली का जन्म हुआ था उसका राइट आंसर ऑप्शन का आप लोग का हो जाएगा सी, वो थी कंपनी शैली। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त जो कलाकारों ने अपने धरातल के रूप में चित्रण में यूज किया था वो था अबरक और हाथी दांत। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि श्री हैवेल ने किस प्रकार क्रांति उपस्थित कर दी और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। तो ईवी हैवेल सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से इन्होंने क्रांति उपलब्ध कर दी थी भारत में और इनसे प्रभावित होकर तमाम भारतीय कलाकारों ने इस कला को अर्थात भारतीय पुनरुत्थान की जो आंदोलन स्टार्ट हुई उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारतीय कला को आगे विकसित करने में योगदान दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। कलकत्ता के पास में जो काली विख्यात मंदिर है और वहाँ पर जिन कलाकारों ने अपने कार्य को आगे बढ़ाए थे, कलाकृतियों का निर्माण किया, तो वही क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते थे। तो यहाँ पर जो बहुत ही फेमस एक पट चित्र का निर्माण किया जाता था कलाकारों के द्वारा, तो उन कलाकारों को हम लोग पटुआ चित्रकार के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। पटुआ चित्रकार के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह पहाड़ी रियासत कौन सी थी जिसमें राजस्थानी शैली सांस लेती थी।
सभी लोग जानते हैं कि जब राजस्थानी शैली का पतन होता है तो राजस्थानी शैली के जो कलाकार थे अपने आश्रय की तलाश में अन्य प्रांतों में आश्रय लेते हैं। तमाम राजाओं के संरक्षण में आश्रय लेकर अपनी कलाकृतियों को विकसित करते हैं और वहाँ के स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर एक नई शैली को जन्म देते हैं। वही क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि वह पहाड़ी रियासत कौन सी थी जिसमें राजस्थानी शैली सांस लेती रही। तो वो आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाहौर, अमृतसर, लुधियाना और चंडीगढ़। तो सभी लोग जानते हैं कि जो पहाड़ी रियासत पंजाब का जो क्षेत्र था, जो कि बहुत ही रमणीय क्षेत्र माना जाता था, तो पंजाब का जो बहुत ही फेमस जो रियासत अमृतसर है वहाँ पर हमें पहाड़ी शैली सांस लेती हुई नज़र आ रही है, राजस्थानी शैली सांस लेती हुई नज़र आ रही थी, जो कि पहाड़ी शैली के नाम से विकसित हो रही थी। और पहाड़ी शैली में तमाम शैलियाँ उप शैलियाँ जन्म ले रही थी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी शैलियाँ अपने गिरे हुए और बिगड़े रूपों में चल रही थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली और अपभ्रंश शैली। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पुटअप किया जा रहा है कि वह कौन सी शैली अपने गिरे हुए और बिगड़े रूपों में चल रही थी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो था राजस्थानी शैली, क्योंकि राजस्थानी शैली जब पतन होती है तो पहाड़ी रियासतों में चल रही थी या सांस ले रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन हिट किया जाता है। और इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए। अवनींद्रनाथ, ईवी हैवेल, नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार। तो सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है वो ईवी हैवेल को कहा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। परंतु यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ईवी हैवेल इस ऑप्शन में नहीं होते तो आप लोग अवनींद्रनाथ टैगोर को टिक करते, क्योंकि ईवी हैवेल के प्रयत्नों से अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो बिगड़ी हुई, जो हमारी पतन के कगार पर जो कला थी वो लुप्त होती जा रही थी। परंतु ईवी हैवेल जब कलकत्ता विद्यालय आते हैं तो इन्होंने भारतीय कला को पुनर्जीवित करने में अवनींद्रनाथ का सहयोग लेते हैं और अवनींद्रनाथ ने ईवी हैवेल के साथ मिलकर भारतीय चित्रकला को एक नवीन आश्रय देते हैं, एक नवीन उद्धार की ओर लेकर बढ़ते हैं। तो इसलिए अगर ईवी हैवेल इस ऑप्शन में हैं तो आप लोग ईवी हैवेल को टिक करेंगे। अगर इस ऑप्शन में ईवी हैवेल नहीं होते तब अवनींद्रनाथ टैगोर होते। कहीं कहीं पर तमाम ऑप्शन में आप लोग देखते हैं जहां पर ईवी हैवेल नहीं होते हैं तो ओनली अवनींद्रनाथ टैगोर होते हैं, तब हम लोग मान लेते हैं कि भारतीय चित्रकला के नवीन जागृत का पिता जो होता है वो अवनींद्रनाथ टैगोर को मान लिया जाता है। परंतु यहाँ पर दोनों कलाकार दिए हैं तो इसलिए जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो ईवी हैवेल को होगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारतीय चित्रकला के खड़ंग का लेखक कौन है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय चित्रकला के खड़ंग अर्थात 6 अंग का लेखक जो माना जाता है, इसकी जो व्याख्या करते हैं वो भारत के प्रसिद्ध कलाकार या प्रसिद्ध लेखक जो थे वो थे यशोधर पंडित। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हुआ है। दोस्तों आप सभी लोगों के समझ जो भी पॉइंटें रखी गई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो पुटअप किया जा रहा है कि भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की अर्थात जिसको हम खड़ंग भी कहते हैं कि 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में पुटअप किया जा रहा है कि किया गया है, तो वो प्रसिद्ध ग्रंथ जी जयमंगला। और इसके जो लेखक थे वो यशोधर पंडित थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका परिपेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कलाकृतियों में परिपेक्ष्य अर्थात दूरी और निकटता दिखाने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पर्सपेक्टिव के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कला क्या है,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि कला क्या है, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रकृति का चित्रण ही कला है, या भावों का चित्रण कला है, या प्राणियों का चित्रण कला है, या कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण ही कला होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब कलाकार अपनी अनुभूतियों से या अपने भावों को जब चित्रों में के माध्यम से प्रस्तुत करता है तो उससे ही कलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो, ध्यान दीजिएगा, डी हो जाएगा। कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण ही कला है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि चित्रकला में किसका महत्व है। दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और आप लोग मिस करते हैं। यहाँ पर भारतीय चित्रकला नहीं कहा गया है, यहाँ पर चित्रकला ओनली कहा गया, चाहे वो भारतीय कला हो चाहे वो वेस्टर्न कला हो। तो इस ऑप्शन के अनुसार जब आप लोग देखेंगे, यहाँ पर भारतीय कला नहीं कहा गया है, बार बार मैं इस बात को हिट कर रहा हूँ। अगर भारतीय कला कहता तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होता, परंतु यहाँ पर ओनली चित्रकला की बात कही जा रही है। तो चित्रकला में किसका महत्व है ये बात पुटअप किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि चित्रकला में किसका महत्व है, तो वो रंग का महत्व है। लेकिन अगर यहाँ पर भारतीय चित्रकला की अगर बात होती तब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय हमारी चित्रकला है वो रेखा प्रधान कला है। क्या है? रेखा प्रधान। परंतु यहाँ पर भारतीय कला नहीं कहा गया है, वनली चित्रकला कहा गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और अगर भारतीय पुटअप होता तब यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होता। इस पॉइंट को गौर से देखिएगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक किसे माना जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विद्यालय था जहाँ पर तमाम विदेशी और भारतीय जो स्टूडेंट थे शिक्षा ग्रहण करते थे, और ये बहुत ही विख्यात विद्यालय था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर पुटअप किया जा रहा है वो आप लोगों के समझ है कि कुमारगुप्त, हर्ष, भास्कर वर्मा और धर्मपाल। तो विक्रमशिला महाविहार का जो संस्थापक माने जाते हैं वो धर्मपाल को माना जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जिस चित्रकार ने तुजक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया उसका नाम क्या है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अबुल हसन ने जो तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए थे तो वो अबुल हसन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अबुल हसन किसके पुत्र थे, तो वो अका रीजा के पुत्र थे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। दोस्तों भगवान विष्णु जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो प्राचीनतम प्रतिमा हमें देखने को मिलती है वो मथुरा शैली में मिलती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बिशन दास निपुण थे। बिशन दास बहुत ही फेमस कलाकार थे और सभी लोग जानते हैं। तो बिशन दास एक प्रसिद्ध छवि चित्रकार के रूप में भी उल्लेखनीय कार्य किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रंगोली जो हमारी कला है एक प्रकार की लोक कला है जो कि महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अजंता चित्रों में रेखाओं का प्रयोग हुआ है। दोस्तों जो अजंता की हमारी गुफा है और उसमें उल्लेखनीय हमें भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि अजंता चित्रों में रेखाओं का जो प्रयोग हमें देखने को मिलता है वो प्रवाह में मिलता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी को आप लोग टिक करेंगे। यहां पर ऑप्शन में कठोर, प्रवाह में, गतिहीन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अजंता की गुफा थी उसमें जो रेखाओं हमें मिलती हैं एक प्रवाहमय रेखाओं
के रूप हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में जो दिया गया है 7, 21, 30 और 32, तो अजंता की गुफा में जो हमें अजंता में कितनी जो गुफाएं मिलती हैं जिसमें हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 30 गुफाएं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, अजंता में फ्रेस्को जो टेक्निक थी उसमें हमें देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अजंता के समकालीन चित्र हमें जो देखने को मिलते हैं अन्य गुफाओं में, जो ऑप्शन में दिए गए हैं, वो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बाघ की गुफा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहीं पर अजंता के समकालीन चित्र, जो कि अजंता से सुंदर चित्र हमें बाघ गुफा में देखने को मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त हुआ है। ये जो चित्र है विश्वविख्यात चित्र है और अक्सर किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी लोग जानते हैं कि गुफा संख्या 1 जो अजंता में ये अवलोकितेश्वर का चित्र बहुत ही विख्यात है और इसी में ये निर्मित है, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सभी लोग हिट करिएगा। और जो भी क्वेश्चन थे आप सभी लोगों को समझ रखा गया। तो आज की इस टॉपिक में 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। क्वेश्चन कैसे थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए आज के टॉपिक में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।